दूर आकाश में 10 युद्धपोत खड़े थे। एक व्यक्ति प्रमुख युद्धपोत के धनुष पर खड़ा था। जैसे ही उसने इंपीरियल ड्रैगन को देखा, जो प्रकाश के झुरमुट में बदल गया था, वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, आप एक भी झटका नहीं झेल सकते। चलिए चलते हैं। 10 प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपों ने कुल 10,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन को समाप्त कर दिया था। भले ही इंपीरियल ड्रैगन की ऊर्जा बाधा बरकरार हो, फिर भी इसमें कुछ कमी होगी। अब जब ऊर्जा अवरोध व्यावहारिक रूप से बेकार था, तो यह और भी बुरा होगा। अर्जुन देव और फैंगमिंग ने पहले से ही अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सर्वोत्कृष्टता का उपयोग किया था। इसके अलावा युद्धपोत ने प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपों से कुछ शॉकवेव को अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि अन्य 5 को कोई चेतावनी नहीं मिली थी, लेकिन वे युद्धपोत के अंदर थे, इसलिए शॉकवेव्स बहुत कमजोर थे और उनकी चोटें उतनी गंभीर नहीं थी। हालांकि अब जब युद्धपोत नष्ट हो गया था, तो सुहानी की शादी से पहले उनके लिए वापस भागना असंभव होगा। समूह के उतरने के बाद फैंगमिंग ने नफरत से कहा, घोष कबीले के लोग बहुत निर्दयी हैं। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने पहले ही यहां घात लगाकर हमला कर दिया। युद्धपोत नष्ट होने के साथ उनके पास पहले से वापस भागने का कोई रास्ता नहीं था। जब तक शादी खत्म हो जाती, तब तक सब कुछ तय हो चुका होता। जो किया गया वो हो गया। कोई भी स्थिति को उबार नहीं पाएगा। अर्जुन देव शांत रहे और फैंगमिंग के अंगरक्षक की ओर देखते हुए एकत्र हुए। फिर उसने अपने माथे को ढकने वाले कपड़े की पट्टी खींची और कहा, मेरा सिंहासन ले लो और दौड़ो। हालांकि ये इंपीरियल ड्रैगन के युद्धपोत की तुलना में धीमा है, फिर भी ये लंबी दूरी पर एक कल्टिवेटर की तुलना में तेज है। एक कल्टिवेटर की विस्फोटक गति एक नियमित युद्धपोत की तुलना में तेज थी। हालांकि एक कृषक के लिए अपनी सर्वोत्कृष्टता को फिर से भरना परेशानी भरा था। लंबे समय तक यात्रा करना उतना कुशल नहीं होगा जितना कि गुप्त खजाने का उपयोग करना। एक प्रकाश टिमटिमा रहा था और एक रहस्यमय लाल रंग का सिंहासन सामने लाल बादलों के झुरमुट पर चुपचाप तैर रहा था। अर्जुन देव ने बाजी मारी और सिंहासन पर बैठे। उसने शांति से कहा, जल्दी से ऊपर आओ। अगर मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता हूं, तो हमें अभी भी इसे बनाने में सक्षम होना चाहिए। फैंगमिंग का 6 लोगों का समूह सदमे में लाल बादलों के झुरमुट पर खड़ा था। जाहिर है उन्हें यह सीक्रेट ट्रेजर बहुत चमत्कारी लगा। शिव, जब अर्जुन देव लाल रंग के सिंहासन का संचालन कर रहे थे, तो एक लाल रंग की रोशनी टिमटिमा रही थी। यह आकाश में ऊंचे एक लाल रंग के तीर में बदल गया और जल्दी से ग्रेट जिन नेशन की ओर बढ़ गया। फैंगमिंग खुशी से मुस्कुराए और कहा, अर्जुन देव, ये सौभाग्य की बात है कि आपके पास ये कदम है, अन्यथा हमें खाली हाथ लौटना पड़ता। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और इससे इनकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने फैंगमिंग के 5 अंगरक्षकों के भावों का निरीक्षण करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक चेतना वापस ले ली। उसे अंदाजा था कि क्या हो रहा है। घोष कबीले के व्यापारी संघ का मुख्यालय महानजिन राष्ट्र में एक स्वतंत्र शहर था जिसे घोष कबीले का शहर कहा जाता था। यह शहर विक्रांत सिटी से कई गुना बड़ा था। 3 दिन बाद समूह घोष कबीले के शहर के बाहर पहुंचा। शहर की दीवारें लाल लालटेन से भरी हुई थी। शहर के द्वार पर उत्सव का माहौल था। लोगों के आने जाने का अंतहीन सिलसिला चल रहा था। हाँ, घोष कबीले के यंग मास्टर की शादी वाकई भव्य है। मैंने सुना है कि 10 महान संप्रदायों और 8 कुलीन कुलों के शिष्य सभी बधाई देने के लिए दौड़ रहे हैं। ये स्वाभाविक है। घोष कबीला एक राष्ट्र की तरह ही धनी है। 10 महान संप्रदाय और 8 महान कुलों के सभी के साथ व्यापारिक संबंध है। अब जब घोष कबीले के यंग मास्टर की शादी हो रही है, तो हमें उन्हें कुछ चेहरा देना होगा। मैंने सुना है कि दुल्हन भी एक शीर्ष सुंदरता है। वो फ्लाइंग स्नो मर्चेंट एसोसिएशन की महिला प्रमुख है।
इस मजबूत गठबंधन से घोष कबीला भविष्य में और भी मजबूत होगा। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। कल आधिकारिक शादी है, चाहे कुछ भी हो, हमें जाना है और मस्ती में शामिल होना है। जैसे ही अर्जुन देव, फैंगमिंग और अन्य लोग शहर से ज्यादा दूर खड़े थे, उन्होंने राहगीरों की चर्चाओं को सुना। फैंगमिंग ने आह भरी और कहा, कम से कम हमें देर नहीं हुई है। अगर हम एक दिन देर से होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। अर्जुन देव ने शांति से कहा, चलो शहर में प्रवेश करते हैं और पहले बैठने के लिए जगह ढूंढते हैं। कल शादी के दौरान हमें बस घोष कबीले के लोगों के साथ चीजों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। अर्जुन देव की टोली ने खुद को थोड़ा छुपाया। शादी के उपहार सौंपने के बाद वे सफलतापूर्वक अंदर घुस गए। हालांकि ये रात में गहरी थी। घोष कबीले का शहर उज्जवल रूप से जगमगा रहा था और गतिविधि से भरा हुआ था। हर जगह लालटेन और रंगीन बैनर थे जो बहुत उत्सवपूर्ण लग रहे थे। अर्जुन देव अपने कमरे में था, अपनी आंखें बंद करके खेती कर रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और उसके होंठ मुड़ गए। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, आखिरकार आपने अपनी पूछ प्रकट कर दी। अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करते हुए फैंगमिंग के अंगरक्षकों में से एक ने चुपके से दरवाजा खोला और ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि आसपास कोई नहीं है। अपने शरीर को खोलकर वो जल्दी से सराय से बाहर निकल गया और शहर से बाहर उड़ गया। अर्जुन देव ने खिड़की खोली और अपने पीछे आध्यात्मिक भावना का एक किनारा छोड़ दिया। फिर वो दूर से पीछा किया। उसकी टकटकी ठंडी और भावहीन थी और एक बेहोश हत्या का इरादा खैल गया था। अर्जुन देव और फैंगमिंग के अलावा केवल 5 अंगरक्षकों को ही पता था कि अर्जुन देव के समूह ने ब्लैक स्मोक माउंटेन रेंज को तोड़ने के लिए क्या रास्ता अपनाया था। फैंगमिंग को इस पर कोई संदेह नहीं होगा। अर्जुन देव एक विश्वसनीय सहयोगी, जिसने कई वर्षों तक उनका अनुसरण किया था, होगा। दुनिया में ऐसा संयोग नहीं हो सकता। संयोग से इंपीरियल ड्रैगन युद्धपोत की ऊर्जा बाधा अपनी सीमा तक कमजोर हो गई थी और इसे पीक डेमोनिक एनर्जी तोपों से 10 शॉट मिले। निश्चित रूप से एक गद्दार था। लाल रंग के सिंहासन को मुक्त करने के बाद अर्जुन देव 5 रक्षकों के हाव भाव देख रहे थे। हैंग नामक गार्ड की अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव उसके ध्यान से बच नहीं पाया। जैसा कि अपेक्षित था, विशाल अब खुद को रोक नहीं सका जब समूह घोष कबीले के शहर में पहुंचा। यह व्यक्ति बेहद सतर्क था। ऐसा लग रहा था कि उसे एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसने आसपास की खोज करने के लिए कई बार अपनी धारणा शक्ति जारी की। उन्होंने अर्जुन देव को बाहर निकालने के लिए एक भ्रामक फॉर्मेशन भी स्थापित किया। दुर्भाग्य से अर्जुन देव की दिव्य भावना उन्हें 5 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकती थी। अपनी धारणा के साथ वह अर्जुन देव का बिल्कुल भी पता नहीं लगा सका। कुछ निष्फल प्रयासों के बाद विशाल को लगा कि वह थोड़ा पागल हो रहा है, इसलिए वह पूरी गति से भागने लगा। थोड़ी देर बाद वह एक दूर दराज के मंडप में पहुंचा। मंडप के सामने घोष कबीले की पोशाक पहने हुए किसान पहरा दे रहे थे। विशाल ने आगे बढ़कर एक टोकन सौंपा और मंडप के सामने के गार्डों ने तुरंत उसे अंदर जाने दिया। मंडप पर भारी पहरा था और यह स्पष्ट था कि यह घोष कबीले का एक महत्वपूर्ण स्थान था। हालांकि अर्जुन देव के पास अपनी आध्यात्मिक भावना थी और उन्हें अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं थी। वो धीरे से एक छत पर उतरा और अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के लिए विशाल की दृष्टि रेखा का अनुसरण किया। विशाल पवेलियन के एक विंग पर पहुंचे। 2 लोग वहां काफी समय से इंतजार कर रहे थे। अर्जुन देव ने उनमें से एक को पहचान लिया। यह शख्स बुशन पैलेस रणबीर का स्वागत दूत था। रणबीर के बगल वाला व्यक्ति एक सुंदर युवक था जिसने शानदार कपड़े पहने हुए थे और उसके सिर पर एक सजावटी टोपी थी। रणबीर की तुलना में यह शख्स भी एक दुर्लभ और खूबसूरत युवक था। हालांकि उसके पास एक सांसारिक हवा थी। इसकी तुलना में
इस व्यक्ति की आभा बहुत कमजोर थी। दोनों के बीच हुई बातचीत से अर्जुन देव को इस शख्स की पहचान का पता चल गया। इस व्यक्ति का नाम ऋषभ घोष था और उसने ही सुहानी से विवाह किया था। ऋषभ घोष ने कुछ आश्चर्य के साथ विशाल की ओर देखा। उन्होंने कहा, मुझे खबर मिली कि आपको ब्लैक स्मोक माउंटेन रेंज के पास गोली मार दी गई है। आप मेरे घोष कबीले के शहर में इतनी जल्दी कैसे पहुंचे? विशाल ने कुछ भी नहीं छिपाया क्योंकि उन्होंने कहा, अर्जुन देव के पास एक अजीब सिंहासन गुप्त खजाना है। ये उड़ने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग नहीं करता है और ये बहुत तेज है। उस सिंहासन के बिना खैंगमिंग जल्दी नहीं कर पाता। ऋषभ घोष ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, द किंग ग्रेट ट्रू ड्रैगन जीनियस, द व्हाइट रोब ब्लेड्समैन अर्जुन देव? विशाल ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है, वो वही है। ऐसा लगता है कि देव कबीले का चौधरी कबीले के पूर्वज के साथ विवाह समझौता है, इसलिए फैंगमिंग ने उसे आमंत्रित किया। यहां 10,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और एक शून्य ब्रेकिंग गोली है। मुझे बताओ कि वे कहां रह रहे हैं और तुम जा सकते हो। ऋषभ घोष को उम्मीद नहीं थी कि इस मामले में अर्जुन देव शामिल होंगे। उसे सिरदर्द महसूस हुआ। उसने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और हाथ लहराने से पहले उसे विशाल की ओर फेंक दिया। विशाल को वो लाभ मिल गया था जो वह चाहता था। उसने एक उत्साहित अभिव्यक्ति प्रकट की और संतुष्टि में पीछे हट गया। चचेरे भाई, इस अर्जुन देव से निपटना आसान नहीं है। पिछली बार जब समर्थ शर्मा मार्शल मोनार्क के रूप में आगे बढ़े थे तो वो उनके खिलाफ एक भी कदम नहीं उठा पाए थे। मुझे नहीं पता कि उसकी सीमाएं क्या है। ऋषभ घोष ने रणबीर की ओर देखा और कहा, इसके अलावा मेरे परदादा के लिए शायद ये सुविधाजनक नहीं है कि वह कदम उठाए। अर्जुन देव के पास स्काई डोम दायरे का भाग्य है। अगर कोई मार्शल सेज उसके खिलाफ कदम उठाता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। रणबीर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, निचले क्षेत्र का मार्शल मोनार्क कितना मजबूत हो सकता है? आप निश्चिंत हो सकते हैं और अपनी सुंदरता को गले लगा सकते हैं। इस अर्जुन देव को मुझ पर छोड़ दो। यह देखकर कि ऋषभ घोष अभी भी चिंतित लग रहा था, रणबीर ने धीरे से कहा, स्काई डोम दायरे के अनुसार विशाल एक शिखरहीन ग्रेड मार्शल सम्राट है। मैं भी केवल एक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट हूं। हालांकि मैं उससे निपटने के लिए अपनी शक्ति का 10% भी उपयोग नहीं करूंगा। एक शिखर अवर ग्रेड मार्शल सम्राट से निपटने के लिए मेरी ताकत का 10% भी उपयोग नहीं कर रहा है, ऋषभ घोष ने कहा। सच में? रणबीर ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और गंभीर भाव से कहा, कुनलुन क्षेत्र एक महान क्षेत्र है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक मार्शल सम्राट वहां क्या मायने रखता है? चिंता मत करो। अगर अर्जुन देव परेशानी पैदा करने आते हैं तो मैं उन्हें सबसे पहले रोकूंगा। जल्दी से कार्य करना और जितनी जल्दी हो सके चौधरी कबीले को निगल लेना याद रखें। इस बार मुझे 1 मिलियन सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स वापस लाने की जरूरत है। रिश्वत देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। ऋषभ घोष ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। चौधरी कबीले ने 1000 वर्षों में जो धन अर्जित किया है उसे देखते हुए वे निश्चित रूप से 10 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकालने में सक्षम होंगे। छत पर अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया और चिंतन की अभिव्यक्ति प्रकट की। यह पता चला कि घोष कबीले ने पहले ही चौधरी कबीले को निगलने का मन बना लिया था। घोष कबीले के पास संभवतः ऊपरी क्षेत्र के रणबीर को लूटे गए कुछ संसाधनों को भेजने के लिए एक विशेष चैनल था, वरना घोष कबीला इतनी जल्दी नहीं उठ पाता। अर्जुन देव ने लापरवाही से चारों ओर नजर डाली और विशाल को पाया। फिर वो मंद मंद मुस्कुराया और अपने विचारों को इकट्ठा किया। शिव पूर्णिमा के नीचे अर्जुन देव धीरे से चले गए। उसके सफेद वस्त्र रात में एक भूत की तरह थे क्योंकि वह चुपचाप विशाल के सामने उतरा। युवा मास्टर अर्जुन, आप यहां क्यों हैं? विशाल ने कहीं से भी 10,000 से अधिक सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और अपनी अड़चन को तोड़ने के लिए वॉइड ब्रेकिंग पिल प्राप्त की थी। अर्जुन देव ने जब अर्जुन देव को अचानक प्रकट होते देखा तो वह चौंक गए और जोर से चिल्लाए।
अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष को घूरकर देखा और कुछ नहीं कहा। उसने अपने हत्या के इरादे को वापस ले लिया और चुपचाप अपना दाहिना हाथ अपनी कृपाण मूठ पर रख दिया। विशाल को दोषी महसूस हुआ। जब अर्जुन देव ने उसकी ओर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। भारी मानसिक दबाव में वो कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आसपास एक घातक सन्नाटा पसर गया। अर्जुन देव ने शांति से कहा, अपनी मेरिडियन को स्वयं तोड़ दो, मुझे कोई कदम उठाने के लिए मजबूर मत करो। इस समय विशाल पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि शायद उसका ठिकाना उजागर हो गया था। सबसे पहले वह सिर्फ पागल नहीं हो रहा था। विशाल की आंखों में एक निर्दयी भाव चमक उठा क्योंकि उसने अचानक हमला किया। उनकी सर्वोत्कृष्टता बढ़ गई और एक मुट्ठी की हवा अंतरिक्ष में फैल गई। अर्जुन देव पर मुक्का मारा। हालांकि जब विशाल हमला करने ही वाला था तो उसने अचानक अपनी चाल बदल दी और पीछे हट गया। यह पता चला कि यह अर्जुन देव को भ्रमित करने और उसके लिए पवेलियन में वापस भागने का अवसर पैदा करने का एक दिखावा था। ब्लू ड्रैगन टेल व्हिप। हालांकि वास्तविकता क्रूर और निर्दयी थी। मुट्ठी की हवा ने केवल उस छवि को चकनाचूर कर दिया जो अर्जुन देव ने पीछे छोड़ दी थी। जहां तक अर्जुन देव की बात है, वो एक चाप में चले गए और तुरंत हमला कर दिया। काका, एक देदीप्यमान बैंगनी कृपाण प्रकाश रात को रोशन कर रहा था। विशाल दर्द से चिल्ला उठे क्योंकि उनका दाहिना हाथ कट गया था। ब्लू ड्रैगन टेल व्हिप की विस्फोटक गति कुछ ऐसी नहीं थी जिसे विशाल चकमा दे सके। विशाल ने जब हमला किया तो उसे बचाव करने का मौका भी नहीं मिला। बैंड बैंड। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की और अपने दाहिने हाथ से मुक्का मारा, जिससे इस व्यक्ति का डेंटियन चकनाचूर हो गया। फिर उसने इस व्यक्ति की गर्दन के पिछले हिस्से पर प्रहार किया, जिससे वो बाहर निकल गया। सब कुछ एक पल में हुआ, एक चिंगारी की तरह तेज। बेहोश होने से पहले विशाल को दर्द भी महसूस नहीं हुआ। लापरवाही से इस व्यक्ति को अपनी पीठ पर ले जाते हुए अर्जुन देव सराय में लौट आए और उसे फैंगमिंग के कमरे में फेंक दिया। जब फैंगमिंग ने विशाल के शरीर को देखा तो उसके चेहरे पर सदमा लग गया। उसने पूछा, क्या हो रहा है? क्या आप पर घात लगाकर हमला किया गया? अर्जुन देव ने रणबीरिंग को वो सब कुछ बताया जो उसने देखा और सुना था। फिर उसने विशाल की स्थानिक अंगूठी से 10,000 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और वॉइड ब्रेकिंग पिल्स निकाली। कृतघ्न कुत्ता, एक गवाह और भौतिक साक्ष्य के साथ फैंगमिंग के पास अपने सामने तथ्यों पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह तुरंत क्रोधित हो गया और विशाल पर हथेली पर वार कर दिया। अर्जुन देव ने उसे रोककर कहा, उसे जीवित रखना अभी भी उपयोगी है। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, हमें जगह बदलनी होगी। फैंगमिंग ने कुछ देर सोचा और समझ गया। उसने बाकी चारों को विशाल को उठाकर जल्दी से इस जगह से चले जाने का निर्देश दिया। समूह के जाने के 10 मिनट बाद घोष कबीले के बुजुर्गों ने तुरंत लोगों के एक बड़े समूह को इस स्थान पर ले जाया। क्यूई को मारने के लिए बढ़ गए। हालांकि उन्होंने किसी की खोज नहीं की, इसलिए वे निराश महसूस किए बिना नहीं रह सके। हमें बहुत देर हो चुकी है, खोज जारी रखें। हम उन्हें दिन के दौरान बिल्कुल भी प्रकट नहीं होने दे सकते। समूह का नेतृत्व करने वाले एल्डर ने उदास होकर कहा, अगर रात में किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता तो भी वे इन लोगों को मार सकते थे। हालांकि दिन में मेहमानों के सामने दुल्हन के पिता की हत्या करने से काम नहीं चलेगा। अगली सुबह इससे पहले कि आसमान चमकता था, पूरे घोष कबीले का शहर पहले से ही गतिविधि से भरा हुआ था। सड़कों पर चलने वाले लोगों की एक अंतहीन धारा थी। ड्रिफ्टिंग स्नो स्वॉर्ड संप्रदाय के लोग भी यहां हैं। ट्रू ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 10 वायुश्री भी यहां है। उन्होंने कहा, 8 महान कुलों के सिम्बा भाटी भी यहां है।
कियान कबीले और वांग कबीले के वंशज भी यहाँ हैं। समर्थ शर्मा भी यहाँ है। हाओटियन संप्रदाय की प्रभातिका भी यहाँ है। लगभग सभी 10 महान संप्रदाय और 8 महान संप्रदाय यहाँ है। घोष कबीले की प्रतिष्ठा वास्तव में बहुत अच्छी है। शहर की एक सराय की दूसरी मंजिल पर कई किसान खिड़की के पास इकट्ठा हो गए। उन्होंने नीचे से गुजरने वाले लोगों को देखा। जब वे इन प्रसिद्ध लोगों को देखते थे तो वे कभी-कभी आश्चर्य से चिल्लाते थे। सराय में मौजूद अर्जुन देव ने नीचे की भीड़ को देखते हुए शंक्वाकार बांस की टोपी पहनी थी। उसे लगा कि ये अजीब भी है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि घोष कबीले का इतना प्रभाव होगा। पूरे महान जिन राष्ट्र में लगभग सभी प्रसिद्ध संप्रदाय और कुलीन कबीले दौड़ पड़े थे। उनके कई वंशज भी यहीं थे। कैंगमिंग, जो एक शंक्वाकार बांस की टोपी भी पहने हुए थे, ने धीरे से आह भरी। मूल रूप से घोष कबीले की प्रतिष्ठा के साथ 10 महान संप्रदायों और 8 महान कुलों के लिए व्यक्तिगत रूप से आना आवश्यक नहीं होगा। हालांकि इस बार स्वागत करने वाला दूत वास्तव में घोष कबीले से संबंधित है। रणबीर के स्वागत करने वाले दूत बनने के लिए निश्चित रूप से कुनलुन क्षेत्र में उनकी एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि थी। वो निश्चित रूप से कोई यादृच्छिक नहीं था। इस बात को सभी ने समझा। कुनलुन क्षेत्र में रणबीर की कड़ी मेहनत पर भरोसा करके घोष कबीला निश्चित रूप से भविष्य में समृद्ध होगा। उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में कोई बुराई नहीं होगी। दूसरी ओर, यदि वे घोष कबीले को नाराज करते हैं और उनकी प्रतिभाएं कुनलुन क्षेत्र में चली जाती है, तो वे निश्चित रूप से रणबीर के पीछे के गुट द्वारा दबा दिए जाएंगे। कोई लाभ नहीं होगा। शंक्वाकार बांस की टोपी के नीचे अर्जुन देव की अभिव्यक्ति अत्यंत शांत दिखाई दे रही थी। एक एहसान मिलने के बाद उसने एक वादा किया। चूंकि वह पहले ही सहमत हो चुका था, इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखा गया। अगर वह किसी वादे को नहीं मानता तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। दोनों धीरे धीरे भीड़ को छोड़कर सराय के एक निजी कमरे में चले गए। फिर वे चुपचाप कुछ भी नहीं कहते हुए समाचार का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद फैंगमिंग के निजी गार्डों में से एक ने सावधानी से धक्का देकर दरवाजा खोला और प्रवेश किया। फैंगमिंग, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, तुरंत खड़ा हुआ और पूछा, "यह कैसा है? क्या आपको कुछ पता चला?" उन्होंने कहा, "शादी घोष कबीले के महल में होगी। ये दोपहर में शुरू होगा।" उस व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। फैंगमिंग ने धक्का देकर खिड़की खोली और आकाश की ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, "इसे शुरू होने में अभी भी 1 घंटा है। चलो चले। हमें शादी से पहले सभी को सब कुछ समझाना होगा।" घोष कबीले के आवास पर अनगिनत विशेषज्ञों के साथ कड़ी पहरा दी गई थी। अगर उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की तो न केवल उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बल्कि वे फैंग फिक्स्यू के जीवन को भी खतरे में डाल सकते हैं। कल रात उन्होंने पूरी रात चर्चा की और दुनिया के सभी मेहमानों के सामने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाने का फैसला किया। फैंगमिंग की स्थिति और दुल्हन के पिता को देखते हुए उनके शब्द सबसे प्रेरक थे। घोष वंश के लोग चाहे कितने भी बेशर्म क्यों न हो, वे सबके सामने कदम उठाने की हद तक नहीं जाते थे। घोष कबीले का महल विशाल और राजसी था। एक नजर में ये एक छोटे शहर जैसा लग रहा था। इसने एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और भारी सुरक्षा की गई थी। ये घोष कबीले के मुख्यालय का मूल था। जब समूह महल के सामने पहुंचा तो उन्होंने अपनी शंक्वाकार बांस की टोपियां हटा दी और आमंत्रित मेहमानों का महल के प्रवेश द्वार तक पीछा किया। "रुको, तुम कौन हो? क्या आपके पास निमंत्रण है? निमंत्रण के बिना आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं है," गार्ड ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर किसी भी अभिव्यक्ति के बिना फैंगमिंग के समूह को अवरुद्ध कर दिया। फैंगमिंग ने अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना पहचान पदक निकाला। उसने गुस्से में कहा, "तुम्हारा क्या मतलब है? मैं दुल्हन का पिता हूं। मुझे प्रवेश करने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता क्यों है?"
उनके सामने के गार्डों को स्पष्ट रूप से अपने वरिष्ठों से निर्देश मिले थे और उनका उन्हें गुजरने देने का कोई इरादा नहीं था। गार्डों के एक समूह ने चुपचाप उन्हें घेर लिया, उनकी आकृतियों को ढकने के लिए मानव दीवार का उपयोग किया ताकि अन्य मेहमानों को पता न चले कि यहां क्या हो रहा है। दीवार के ऊपर घोष कबीले के परिवार के प्रमुख बलबीर घोष, रणबीर और ऋषभ घोष ने फैंगमिंग और नीचे के अन्य लोगों को ठंड से देखा। उनके पीछे उच्च खेती वाले 8 मार्शल सम्राट खड़े थे। वे अभिव्यक्तिहीन थे और उन्होंने अपने जानलेवा इरादे को वापस ले लिया था। ये 8 लोग घोष कबीले के प्रसिद्ध 8 महान संरक्षक देवता थे। जब वे एक साथ काम करते थे तो वे आसानी से एक चोटी मार्शल सम्राट को मार सकते थे। रणबीर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, जाओ और मेहमानों का अभिवादन करो। चचेरे भाई, जाओ और दुल्हन को ले आओ। इस जगह को मेरे लिए छोड़ दो। मेरे यहां होने पर मैं गारंटी देता हूं कि वे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बलबीर घोष ने चतुराई से दूसरे पक्ष के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अधिक चिंता करते हैं माननीय भतीजे। माननीय भतीजे को दरवाजे की रखवाली के बारे में कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 8 महान संरक्षक देवता आप सभी इस स्थान की रक्षा करते हैं। यदि वे अंदर घुसना चाहते हैं तो बस उन्हें दिखाएं कि आप किस चीज से बने हैं। रणबीर ने अपने पीछे 8 महान संरक्षक देवताओं की ओर देखा और कुछ और नहीं कहा। ये 8 महान संरक्षक देवता एक संयोजन तकनीक जानते थे। अगर वे आमने सामने लड़ते भी तो उनसे निपटना मुश्किल होता। यहां इन 8 लोगों के होने से वे अर्जुन देव और अन्य लोगों को दरवाजे पर रख सकेंगे। कम से कम वे शादी खत्म होने तक टिक पाएंगे। उस समय इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष प्रवेश करता है या नहीं। तीनों ने बातचीत की और हंसते हुए चले गए। केवल 8 महान संरक्षक देवताओं को अर्जुन देव और नीचे के अन्य लोगों को घूरते हुए छोड़ दिया। अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और महल की ओर देखा, रणबीर और अन्य लोगों को जाने के लिए। फिर उसने फैंगमिंग को अपनी आवाज पेश की और कहा, हम यहां से नहीं जा सकते। यहां अपना समय बर्बाद मत करो। फैंगमिंग को बहुत उदास महसूस हुआ। उनकी बेटी की शादी हो रही थी और वो ससुर बाहर अवरुद्ध थे, प्रवेश भी नहीं कर पा रहे थे। हाथापाई करना। क्या घोष कबीला एक ऐसी जगह है जहां आप अत्याचारी व्यवहार कर सकते हैं? मुझे परवाह नहीं है कि आपकी स्थिति क्या है। निमंत्रण के बिना आप प्रवेश नहीं कर सकते। गार्डों के नेता ने फैंगमिंग को देखने की भी जहमत नहीं उठाई, सीधे उसका पीछा किया। यह महान जिन राष्ट्र के घोष कबीले का मुख्यालय था। इस स्थान पर घोष वंश का राजा था। कबीले के प्रमुख के आदेश के साथ इन गार्डों ने अपने सामने के 6 मार्शल सम्राटों की परवाह नहीं की। अगर अर्जुन देव भी अंदर घुस गए तो भी उन्हें दूसरे पक्ष से डर नहीं था। ये सिर्फ 6 मार्शल मोनार्क थे। घोष कबीले की शाखाओं के सभी 36 मार्शल सम्राट बहुत पहले आ चुके थे। इसके अलावा 8 महान संरक्षक देवता भी थे जिन्होंने लंबे समय तक मुख्यालय नहीं छोड़ा। जब तक कोई मार्शल ऋषि नहीं आता तब तक दरवाजा खटखटाना असंभव होगा। अर्जुन देव के निर्देश प्राप्त करने के बाद फैंगमिंग क्रोधित हो गया। हालांकि उन्होंने इसे सहन किया और मौके पर ही नहीं भड़के। इसके बजाय वो समूह को दूर ले गया। 8 महान संरक्षक देवताओं के नेता तैमूर ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम आप चतुर हैं। मैंने वास्तव में कई वर्षों से अपने अंगों को नहीं फैलाया है। बगल में किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, बीच में मौजूद व्यक्ति व्हाइट रोब ब्लेड्समैन अर्जुन देव लगता है। किंग ट्रू ड्रैगन इस ट्रू ड्रैगन रैंकिंग में पहले स्थान पर है। तैमूर ने तिरस्कार में कहा, एक किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन, उसके परिपक्व होने तक प्रतीक्षा करें। अब हाँ, अगर वह यहां अत्याचारी व्यवहार करने की हिम्मत करता है तो मुझे इस छोटे से आदमी को सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। फैंगमिंग के समूह को बहुत दूर ले जाने के बाद वो ये पूछने में मदद नहीं कर सका, अर्जुन देव, आपने हमें क्यों बुलाया? शादी शुरू होने वाली है।
एक पल की चुप्पी के बाद अर्जुन देव ने कहा, घोष वंश के 8 महान संरक्षक देवता हमें दीवार के ऊपर से देख रहे हैं। वे हमारे कदम उठाने का इंतजार नहीं कर सकते ताकि वे हमें यहां देरी कर सके। जब समूह ने 8 महान संरक्षक देवताओं का नाम सुना तो उनके हाव भाव अनैच्छिक रूप से बदल गए। 8 महान संरक्षक देवता बहुत प्रसिद्ध थे और उनके तरीके बहुत भयावह थे। घोष कबीले का मुख्यालय इतने वर्षों से बंद दरवाजे की खेती में था और मार्शल संतों ने उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की थी। ये सब 8 महान संरक्षक देवताओं की क्रूर प्रतिष्ठा के कारण था। यहां तक कि महान जिन राष्ट्र में भी, जहां विशेषज्ञ बादलों की तरह आम थे, 8 महान संरक्षक देवता शिखर पात्र थे। जब उनमें से 8 ने अपनी संयुक्त मार्शल तकनीकों को निष्पादित किया तो वे एक शिखर मार्शल सम्राट को भी मार सकते थे। हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि हम केवल ये देख सकते हैं कि वे फिक्सियो को छीन लेते हैं? फैमिंग ने उदास महसूस करते हुए पूछा। अर्जुन देव ने कहा, मेरे पास 8 महान संरक्षक देवताओं के साथ व्यवहार करने की 50% संभावना है। रणबीर नाम के उस व्यक्ति से निपटना अधिक कठिन है। हालांकि अभी के लिए ये मुख्य बिंदु नहीं है। मैं जाऊंगा और देखूंगा कि हम और कहां प्रवेश कर सकते हैं। घोष कबीले के किले ने एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अर्जुन देव को विश्वास नहीं था कि कोई अन्य स्थान मुख्य द्वार के समान रक्षा के स्तर को बनाए रख सकता है। अर्जुन देव ने दूर से ही वायुरोधी किले का चक्कर लगाया। उन्होंने किले की बाहरी परिधि की रक्षात्मक ताकत का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि हालांकि दीवारें विशाल थी, हर निश्चित दूरी पर गार्ड थे। गार्ड 10 मार्शल सैन्स और 1 मार्शल किंग से बने थे। वे सभी बहुत मजबूत थे। जब तक कहीं कोई हलचल होती थी, तब तक वे एक कॉल से जवाब दे सकते थे। गार्डों का पूरा समूह जल्दी से इकट्ठा हो जाएगा। दुश्मन को हमला करने का कोई मौका नहीं देगा। मैं केवल उन्हें बलपूर्वक मार सकता हूं। मैं उनमें से 7 को एक पल में मार सकता हूं। अन्य 3 को फैंगमिंग और अन्य पर छोड़ दें। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव को एक आइडिया आया। उसने फैंगमिंग और अन्य लोगों को किले के पीछे एक दीवार पर बुलाया। 11 गार्ड हैं। मैं उनमें से 7 से निपटूंगा। जहां तक शेष 4 की बात है, क्या आप में से प्रत्येक एक से निपट सकता है? अर्जुन देव ने दीवार पर गश्त कर रहे गार्डों की एक जोड़ी की ओर इशारा किया और कहा, इसके अलावा आपको इसे समय की एक सांस के भीतर करना होगा। हम अन्य स्थानों पर लोगों को चौंका नहीं सकते हैं या उन्हें अपने हाथों में अलार्म को सक्रिय करने का मौका नहीं दे सकते हैं। फैंगमिंग और अन्य सभी मार्शल सम्राट थे। अगर वे अचानक हमला कर देते हैं तो एक पल में 4 लोगों को मारना मुश्किल नहीं होगा। दूसरी ओर अर्जुन देव एक चाल में 7 लोगों को मारना चाहते थे। इससे फैंगमिंग चिंतित हो गया। उन्होंने पूछा, अर्जुन देव, क्या आप ठीक हो जाएंगे? मैं ठीक हूं। मैं बहुत आश्वस्त हूं। फैंगमिंग ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, यदि आप सब ठीक हैं तो चलिए 3 की गिनती पर अपना कदम उठाते हैं। 1, 2, 3। शिव 5 आकृतियां आकाश में उड़ गई। उनमें से प्रत्येक अपने विरोधियों पर टूट पड़ी। उन्होंने क्विंटेसेंस को अपने हाथों में इकट्ठा किया और एक धमाके के साथ फैंगमिंग के विरोधी और अन्य चुपचाप गिर गए। क्विंटेसेंस की भयानक प्रकृति कुछ ऐसी नहीं थी जिसे इन मार्शल सैन्स और मार्शल किंग्स का सार झेल सकता था। फैंगमिंग ने अर्जुन देव की स्थिति को समझने के लिए अपना सिर घुमाया। वह देखना चाहता था कि क्या उसने कोई गलती की है ताकि वह स्थिति को बचा सके। अर्जुन देव की ताकत के साथ इस बात में संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि वह 7 मार्शल सैन्स से निपट सकते हैं। हालांकि फैंगमिंग अभी भी एक पल में चुपचाप अपने विरोधियों से निपटने के बारे में चिंतित था। हालांकि जैसे ही फैंगमिंग ने अपना सिर घुमाया, वो अर्जुन देव के हमले को पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। उसने केवल 7 आफ्टरमेज को हवा में एक साथ तेजी से विलीन होते देखा।
कई बाद की छवियां एक साथ विलीन हो गई। जब अर्जुन देव ने अपने हाथ में लूनर शैडो कृपाण को म्यान किया तो इसने एक सपने जैसा एहसास दिया। उसके पीछे 7 घोष कबीले के रक्षकों की गर्दन पर एक हल्का निशान था और वे धीरे धीरे बिना किसी आवाज के जमीन पर गिर गए। उनके कपड़े पहन लो, बाद में घुसना आसान होना चाहिए, फैंगमिंग ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। समूह गार्डों के कपड़े में बदल गया। अर्जुन देव ने लाशों को जलाने के लिए बैंगनी रंग की लपटों का इस्तेमाल किया। लाशों को नष्ट करने के बाद वे एक साथ नीचे कूद गए और आधिकारिक तौर पर इस भारी सुरक्षा वाले किले में प्रवेश किया। जैसे ही वे उतरे, उन्होंने हंसमुख संगीत सुना। यह बहुत उत्सवपूर्ण लग रहा था। जिस स्थान से संगीत आया था वो वही स्थान होना चाहिए जहां शादी हो रही थी। फैंगमिंग का चेहरा डूब गया। बिना कुछ कहे वो जल्दी से दौड़ पड़ा। रास्ते में दोनों तरफ कई चमकीले लाल फूलों के गमले थे। एक नजर में ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। किले में बहुत से लोग आते जाते थे। यह स्पष्ट रूप से बहुत व्यस्त था। ऐसा लग रहा था कि घोष कबीले ने इस शादी के लिए काफी मेहनत की है। घोष कबीले के पहरेदारों के कपड़ों पर भरोसा करते हुए समूह सुरक्षित रूप से उस स्थान पर पहुंच गया जहां से संगीत आया था। ये एक बहुत बड़ा प्लाजा था। प्लाजा बड़े करीने से व्यवस्थित वाइन टेबल से भरा हुआ था। एक मोटा गिनती कम से कम 1000 टेबल देगी। जो लोग इन मेजों पर बैठ सकते थे वे सभी महान जिन राष्ट्र के प्रसिद्ध लोग थे। ये विशेष रूप से सामने वालों के लिए था। वे सभी 10 महान संप्रदायों और 8 महान कुलों के सम्मानित अतिथि थे। पूरी जगह हंसी से भर गई। संगीत के बीच ये शांतिपूर्ण था। घोष कबीले के प्रमुख बलबीर घोष चेहरे पर मुस्कान के साथ लंबे मंच के बीच में बैठे थे। कभी कभी वह बधाई देने आने वाले लोगों को टोस्ट करते थे। रणबीर बलबीर घोष के पास बैठे थे। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। रणबीर ने जब उन्हें बधाई देने आए लोगों की तरफ देखा तो उनकी आंखों में मजाक का निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्काई डोम दायरे के लोगों को अपने दिल की गहराइयों से देख रहा हो। ओल्ड ब्रदर रणबीर, इस बार आपकी शादी के लिए मेरा इविल मून पवेलियन हमारी ईमानदारी के प्रतीक के रूप में 5000 साल पुराना हेवनली माउंटेन स्नो जिनसेंग प्रदान करता है। इविल मून पवेलियन के वाइस पवेलियन मास्टर खड़े हुए और एक ब्रोकेड बॉक्स की पेशकश की। बलबीर घोष ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत विनम्र हैं। कुछ भी करेगा। चांदनी कीमती कमल की ये जोड़ी मेरे वर्मा कबीले की बधाई उपहार होगी। 8 कुलीन कुलों के वर्मा कबीले के बुजुर्ग ने खड़े होते हुए कहा। उसके बाद 10 प्रमुख संप्रदाय और 8 प्रमुख कबीले एक एक करके खड़े हुए और अपने उपहार प्रस्तुत किए। हालांकि वे विशेष रूप से मूल्यवान नहीं थे। यद्यपि वे विशेष रूप से मूल्यवान नहीं थे, 8 कुलीन कबीले और 10 महान संप्रदाय उनके घोष कबीले को चेहरा देने के लिए तैयार थे। यह कुछ ऐसा था जो कोई अन्य गुट नहीं कर सकता था। बलबीर घोष को बहुत खुशी हुई। वह जानता था कि यह सब रणबीर की बदौलत था। अगर रणबीर स्वागत करने वाले दूत नहीं होते तो वह कुनलुन दायरे में अपना नाम कमाता था। उन्होंने अनुमान लगाया कि 10 महान संप्रदायों और 8 कुलीन कुलों के आधे लोग भी आए होंगे। जब हाउटियन संप्रदाय की प्रभातिका ने यह सब देखा तो उसके होंठ फड़क गए। ये घोष कबीला वास्तव में प्रभावशाली है। क्या यह सिर्फ एक स्वागत दूत नहीं है? क्या इस तरह उसकी प्रशंसा करने की जरूरत है? बगल में मौजूद हाउटियन संप्रदाय के बुजुर्ग ने जल्दी से कहा, प्रभातिका, धीरे से बोलो। वो रणबीर उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। वो कुनलुन दायरे में मार्शल सम्राट के माध्यम से टूट गया। वह हम बूढ़े साथियों से भी ज्यादा मजबूत है। उनकी प्रतिभा भाग्य के साथ एक नियमित प्रतिभा की तुलना में भी मजबूत है। हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात यह है कि उनके गुरु एक्सट्रीम यिन ओल्ड मैन मार्शल ऋषियों में से एक है, जिनके पास पिछले 100 वर्षों में सम्राट वू बनने की सबसे अधिक संभावना है। उसके पीछे चरम यिन संप्रदाय हमारे हाउटियन संप्रदाय से भी अधिक मजबूत है। अब उसे नाराज मत करो।
अन्यथा जब वह कुनलुन क्षेत्र में लौटेगा तो आपको बिना किसी कारण के एक भयानक दुश्मन मिल जाएगा। जब प्रभातिका ने यह सुना तो उसने और कुछ नहीं कहा। बस इसी समय रणबीर ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कि उसने दोनों के बीच की बातचीत सुन ली हो। तुरंत प्रभातिका को एक बड़ा दबाव महसूस हुआ। वह 7 दिन पहले ही मार्शल मोनार्क से मिली थी। उसकी खेती अब उसके संप्रदाय के कई बुजुर्गों की टक्कर थी। हालांकि रणबीर की निगाहों के दबाव में उनकी आभा ज्यादा विरोध नहीं कर सकी। यहां तक कि उसकी सर्वोत्कृष्टता का प्रचलन भी बहुत मुश्किल हो गया। जब बगल में बैठे बुजुर्ग ने यह देखा तो उसने इस दबाव को सहन करने के लिए जल्दी से अपनी आभा छोड़ दी। रणबीर तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए और अपनी आभा वापस ले ली। उसने अपना शराब का कप उठाया और धीरे से एक घूंट लिया। वो अपने आप से बुदबुदाया, कोई व्यक्ति जो निचले क्षेत्रों के शीर्ष 3 में भी नहीं है मेरे बारे में गपशप करने की हिम्मत करता है। हालांकि वो बहुत अच्छी लग रही थी। अर्जुन देव को आश्चर्य हुआ कि क्या वह अभी भी कुंवारी है। यदि वह होती, जब वह कुनलुन क्षेत्र में जाती तो वो उसे अपने वरिष्ठ भाइयों के लिए खेती की कड़ाही के रूप में उपयोग कर सकती थी। प्रभातिका को अपने दिल में एक डर महसूस हुआ। दूसरे पक्ष की निगाहों में एक बेहद ठंडी आभा थी। उसकी आभा के दबाव के साथ उसका पूरा शरीर हड्डियों को ठंडा कर रहा था और उसे लगा जैसे वह पिन और सुइयों पर बैठा था। क्या कुनलुन क्षेत्र की प्रतिभाएं इतनी मजबूत हैं? एक यादृच्छिक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट वास्तव में मुझे ऐसा महसूस कराता है कि मेरे पास जीत का कोई मौका नहीं है। बगल में मौजूद हाउटियन संप्रदाय के बुजुर्ग ने सांत्वना दी, अपने आप को कम मत समझो। वह केवल इतना मजबूत है क्योंकि वह आपसे कुछ साल पहले कुनलुन दायरे में गया था। उसका संचय आपसे अधिक गहरा है और उसकी प्रतिभा आपसे ज्यादा मजबूत नहीं है। जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, आप देरसबेर उसे पकड़ लेंगे। प्रभातिका ने सिर हिलाया और कहा, मुझे आश्चर्य है कि कुनलुन क्षेत्र किस तरह का महान क्षेत्र है। हालांकि रणबीर और प्रभातिका के बीच आभा का टकराव छोटा था और इससे कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ, लेकिन सामने बैठे सिम्बा भाटी, वायुश्री, सुमन, रेशमी और अन्य लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। उनके दिल में जो सदमा लगा वो प्रभातिका से कम नहीं था। 5 नेशन यूथ कंपटीशन के अंत से लेकर अब तक इन लोगों ने मार्शल मोनार्क को तोड़ने के लिए अपनी किस्मत का इस्तेमाल किया था। जब उन्होंने देखा कि उनके संप्रदायों की पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ उनके जितने मजबूत नहीं थे, तो वे सभी अपनी ताकत से गर्व और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। हालांकि जब उन्होंने रणबीर की ताकत देखी तो ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर एक बाल्टी ठंडा पानी डाला गया हो। सिम्बा भाटी ने बुदबुदाया, ये आदमी एक कदम उठाने से पहले ही इतना भयानक है। अगर वह कोई कदम उठाता है तो उसकी ताकत कितनी भयानक होगी। सुमन, जो ज्यादा दूर नहीं थी, ने और भी आगे सोचा। रणबीर की प्रतिभा कुनलुन क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट नहीं थी, फिर भी वह आसानी से सभी को दबा सकते थे। यदि ऐसा होता तो जब वे कुनलुन क्षेत्र में जाते थे तो अतीत की प्रतिभाओं की महिमा और महिमा तुरंत गायब हो जाती, जैसे बारिश की एक साधारण बूंद विशाल समुद्र में गिरती है। सुमन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और खुद से कहा, हालांकि फिर भी मुझे अभी भी कुनलुन दायरे में जाना है। मैं मुर्गे के सिर के बजाय फीनिक्स की पूंछ बनना पसंद करूंगा। मैं इस महान युग में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। ओल्ड ब्रदर रणबीर, क्या ये नए लोगों को आमंत्रित करने का समय नहीं है? पहले ही इतना समय हो गया है। मेज पर बैठे किसी ने मुस्कुराते हुए बलबीर घोष से कहा। बलबीर घोष ने सिर उठाया और समय देखा। फिर वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, शुभ समय लगभग आ गया है। ये बाहर आने का समय है। रूप, 2 नवागंतुकों को आमंत्रित करें। सुंदर नौकरानियों का एक समूह तुरंत उनके पीछे दिखाई दिया। औपचारिक संगीत के बीच वे रणबीर को लेकर आए, जो लंबे लाल वस्त्र पहने हुए थे, और सुहानी, जो लाल घूंघट पहने हुए थे। सुहानी के कदम बहुत अस्वाभाविक थे,
जैसे वह किसी तरह के प्रतिबंध के तहत थी। हालांकि नौकरानियों के समर्थन से वो अभी भी कदम दर कदम आगे बढ़ती रही। दो नवागंतुकों की उपस्थिति के साथ जगह का माहौल तुरंत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उनके लिए सभी प्रकार की प्रशंसाएं, जैसे कि वे स्वर्ग और पृथ्वी में बने एक आदर्श मैच थे। बलबीर घोष का चेहरा लाल हो गया। उसके दिल में बहुत लापरवाह महसूस हो रहा था। सुहानी से शादी करना चौधरी कबीले की आधी संपत्ति प्राप्त करने के बराबर होगा। जब तक फेंगमिंग की मृत्यु हो जाती, ऋषभ घोष चौधरी कबीले का दामाद बन जाएगा और पूरे चौधरी कबीले के व्यवसाय को संभाल लेगा। बलबीर घोष ने सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। फिर वो खड़ा हुआ और मुस्कुराया। शुभ समय आ गया है। स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद चौधरी कबीले की यंग मिस आधिकारिक तौर पर मेरे घोष कबीले में प्रवेश करेगी। घटनास्थल पर शोर धीरे धीरे शांत हो गया। सभी की निगाहें दोनों नवविवाहितों पर टिकी थी। 3 धनुष के बाद वे आधिकारिक तौर पर शादी कर लेंगे। अचानक शांत जगह पर एक बेहद अचानक आवाज आई। आप अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के सामने नहीं झुक सकते। प्लाजा तुरंत और भी शांत हो गया। एक ही समय में देखने के लिए हजारों लोगों ने अपना सिर घुमाया। अप्रत्याशित रूप से किसी ने इस समय घोष कबीले की शादी में बाधा डालने की हिम्मत की। यह व्यक्ति वास्तव में लापरवाह था। अर्जुन देव और अन्य लोगों ने अपनी घोष कबीले के गार्ड की वर्दी उतार दी और मेजों के बीच की खाली जगह से गुजरे। उन्होंने बिना किसी डर के बलबीर घोष और अन्य लोगों को देखा। ये वह है, सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव। वो यहां क्यों है? क्या यह आदमी मौत की तलाश कर रहा है? घोष कबीले में कई विशेषज्ञ हैं। भले ही वह किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन जीनियस हो, वो अभी तक वास्तव में परिपक्व नहीं हुआ है। वो संभवतः घोष कबीले से नहीं निपट सकता। ये सही नहीं है। उसके बगल में जो व्यक्ति है वह चौधरी कबीले का मुखिया लगता है, फेंगमिंग। ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? अजीब। ससुर का चेहरा भयावह रूप से पीला पड़ रहा है। क्या चल रहा है? जब छहों ने फेंगमिंग की आकृति देखी तो उन सभी को लगा कि स्थिति अजीब है। हो सकता है कि इस शादी को कुछ हुआ हो। साथियों का यह समूह अभी भी भागने में कामयाब रहा। ऋषभ घोष ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींचते हुए उदास भाव से कहा, क्या 8 महान संरक्षक देवता कचरा है? चालाक बलबीर घोष ज्यादा शांत था। उसने अपना हाथ लहराया और धीरे से कहा, चिंतित मत हो सकता है कि वे कहीं और से आए हों। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आए या नहीं। परिणाम को बदला नहीं जा सकता। इतना कहने के बाद रणबीर ने फिर से अपना हाथ लहराया। अपने एक अधीनस्थ को 8 महान संरक्षक देवताओं को वापस बुलाने का संकेत दिया। रणबीर के हाव भाव नहीं बदले। उसने अर्जुन देव को देखा और उसके सुंदर चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। रणबीर ने खुद से बुदबुदाया, एक किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन जीनियस। ये एक अवसर है। एक ही पीढ़ी के बीच एक किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन प्रतिभा को बिल्कुल हराया नहीं जा सकता था। एक बार पराजित होने के बाद वह तुरंत एक साधारण सच्चा ड्रैगन प्रतिभा बन जाएगा, क्योंकि एक राजा का मार्ग विफलता की अनुमति नहीं देता था। अगर मैं उसे यहां हरा सकता हूं, जब स्काई डोम दायरे में उसका भाग्य सबसे भयानक है, तो मैं उसकी कुछ किस्मत चुराने में सक्षम हो सकता हूं। यह सोचकर रणबीर की आंखें चमक उठीं। उसकी उदास आंखों में लूटने का तीव्र इरादा दिखाई दिया। वान उपनाम वाला, क्या आप मुझे मेरी बेटी की शादी में भी नहीं जाने दे रहे हैं? फेंगमिंग आगे बढ़ा और तुरंत बलबीर घोष पर गुस्से से चिल्लाया। वो बहुत लंबे समय से अपने दिल में गुस्से को दबा रहा था। अब जब यह भड़क उठा तो उन्होंने बलबीर घोष के साथ कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया। जैसे ही फेंगमिंग ने ऐसा कहा, मेहमानों ने हंगामा मच दिया। इस शादी के साथ क्या चल रहा था? यहां तक कि ससुर को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। बलबीर घोष ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। कोई
ससुराल वालों के लिए सम्मान की सीट तैयार करो। फैंगमिंग ठंडे स्वर में चिल्लाया, बलबीर घोष, मेरे साथ ये खेल मत खेलो। मेरी बेटी कभी भी आपके बेटे से शादी करने के लिए राजी नहीं हुई। 4 साल पहले दोनों कुलों ने केवल इस मामले पर चर्चा की थी। आपने मेरी बेटी का अपहरण करने के लिए चौधरी कबीले को छोड़ने का फायदा उठाया। मैं आज आपको दोष नहीं देता, हालांकि मुझे सुहानी को दूर ले जाने से मत रोको। ऐसा नहीं हो सकता। घोष कबीला दरअसल किसी और की बेटी को जबरन छीन रहा है। ये बहुत घृणित है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये शादी शुरू से ही अजीब लगी। मैंने दुल्हन के परिवार का एक भी सदस्य नहीं देखा। बलबीर घोष को देखते ही भीड़ के भाव तुरंत बदल गए। उन्हें ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। बलबीर घोष के हाव भाव नहीं बदले। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मेरे घोष कबीले ने आपको पहले ही सगाई का तोहफा दे दिया है। आपके बड़े भाई ने भी आपकी ओर से उनके लिए हस्ताक्षर किए हैं। यहां सबूत है, अपने हाथ के फ्लिप के साथ। बलबीर घोष ने सगाई के उपहारों का ढेर निकाला। फैंग तियानहुआ के हस्ताक्षर और हाथ के निशान उन पर थे। वे वास्तविक थे। बलबीर घोष ने मेहमानों को सगाई का तोहफा दिखाया तो वह अचानक उठ खड़ा हुआ। बिना किसी परेशानी के उसने हर शब्द को स्पष्ट रूप से दोहराया, भाई फैंग, यदि आप मिलनसार होना चाहते हैं तो बैठें और शादी की शराब पी लें। भविष्य में हमारे गोत्र ससुराल के होंगे। उन्होंने कहा, अगर आप सगाई तोड़ना चाहते हैं और सबके सामने मेरे घोष कबीले के चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहते हैं तो आप आज इस घोष कबीले को छोड़ने के बारे में भूल सकते हैं। आज घोष कबीले के महल को छोड़ने के बारे में सोचो भी मत। मेरा घोष कबीला ऐसी जगह नहीं है जिसे कोई भी मूर्ख बना सके। बलबीर घोष के बोलने के ठीक बाद घोष कबीले की शाखाओं के 36 मार्शल सम्राट अचानक खड़े हो गए। फैंगमिंग के 3 लोगों के समूह की ओर एक मजबूत हत्या का इरादा बढ़ गया। 36 चोटी अवर ग्रेड मार्शल सम्राटों की संयुक्त हत्या क्यों अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। बलबीर घोष के भयावह शब्दों के साथ उनकी आभा ने तुरंत फैंगमिंग को दबा दिया। फैंगमिंग ने तुरंत महसूस किया कि उस पर दबाव बढ़ गया है। वो बहुत सी बातें नहीं कह सकता था जो वो कहना चाहता था। स्थिति में अचानक बदलाव ने आसपास के मेहमानों को भ्रमित कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। बलबीर घोष ने फैंगमिंग को ठंड से देखा। उसकी आंखों में गहरा तिरस्कार प्रकट हुआ। तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? आप यह क्यों नहीं देखते कि आप कहां हैं? विशाल को जगाने के बाद, जो उसके कंधे पर था, अर्जुन देव ने लापरवाही से उसे एक तरफ फेंक दिया और म्यान को उसकी पीठ पर रख दिया। फिर उसने शांति से कहा, मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो, विस्तार से। विशाल ने अर्जुन देव के तौर तरीकों को पहले भी देख लिया था, इसलिए उसने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, घोष कबीले ने बहुत पहले फैंग तियानहुआ को रिश्वत दी थी। घोष कबीले ने उन्हें कबीले के प्रमुख का पद प्राप्त करने में मदद करने का वादा किया। यही वजह है कि उन्होंने हस्ताक्षर किए। पू विशाल के बोलते ही बलबीर घोष ने अचानक अपनी चाल चल दी। एक मंद रोशनी निकली और विशाल के सिर में घुस गई। ये कुत्ता कहां से आया? ये सोचने के लिए कि वह मेरे घोष कबीले की निंदा करने की हिम्मत करता है। कितना लापरवाह! अर्जुन देव इस पहले के हमले को रोक सकते थे। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार उसके सामने सब कुछ सिर्फ एक स्थिति थी। अर्जुन देव कभी इतने भोले नहीं थे कि किसी और के क्षेत्र में किसी समस्या को हल करने के लिए सबूतों पर भरोसा करें। बलबीर घोष अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर सीधे खड़े हो गए। विशाल को मारने के बाद उसने अर्जुन देव की ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, मैं आपको एक सलाह देता हूं। सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव, इस दुनिया में कुछ गंदा पानी है जिसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मेरे घोष वंश और चौधरी कबीले की शादी में कोई हस्तक्षेप नहीं है। जैसे ही फैंगमिंग कुछ कहने ही वाला था,
अर्जुन देव ने उसे रोक दिया। उन्होंने बलबीर घोष से शांति से कहा, मेरे लिए हस्तक्षेप करना है या नहीं, यह आप पर निर्भर नहीं है। जहां तक सच्चाई की बात है, आपको बस दुल्हन को बोलवाना है और सच्चाई सामने आ जाएगी। सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह सही है। वास्तव में क्या हो रहा है? बस बोलने के लिए व्यक्ति को शामिल करें और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लाल वस्त्र पहने ऋषभ घोष ने सख्ती से कहा, सुहानी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए बोलना सुविधाजनक नहीं है। इससे आपका क्या लेना देना है कि वह बोलती है या नहीं? जैसा कि अर्जुन देव ने कहा, 36 मार्शल सम्राटों की हत्या का इरादा उन पर केंद्रित था। वे अर्जुन देव को वापस लाने के लिए अपने हत्या के इरादे का इस्तेमाल करना चाहते थे। एक मजबूत आभा से पहले लोग अनजाने में अपना कुछ आत्मविश्वास खो देंगे, जिससे उनकी योजनाओं में गड़बड़ हो जाएगी। फैंगमिंग के साथ पहले ऐसा ही हुआ था। अब लोगों के इस समूह के पास फिर से उसी चाल का उपयोग करने का मौका था। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। अप्रत्याशित रूप से वे मेरे साथ हत्या के इरादे से खेलने की हिम्मत करते हैं। रोचक। अर्जुन देव की आंखों की गहराई में एक हल्की लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। नरसंहार की चरम स्थिति तुरंत बाहर निकल गई। एक विशाल समुद्र जैसा हत्या का इरादा बाढ़ की तरह बाहर निकल आया। उस पल में इसने 36 मार्शल सम्राटों की हत्या के इरादे को डुबो दिया। फिर यह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। मजबूत हत्या के इरादे ने 36 मार्शल सम्राटों को स्तब्ध कर दिया। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक कदम पीछे हट गए। अर्जुन देव ने अकेले ही 36 मार्शल सम्राटों की हत्या के इरादे को वापस कर दिया। इस तरह के चौंकाने वाले दृश्य ने कई लोगों को गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन देव की शक्ति अधिक से अधिक अथाह होती जा रही थी। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। मुझे डर है कि आप लोगों ने मुझ पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए मैं अपना मुंह नहीं खोल सकता या अपनी ऊर्जा प्रसारित नहीं कर सकता। अगर मैं उसे अपना मुंह खोल सकता हूं तो मैं तुरंत घूमूंगा और चला जाऊंगा। 10,000 खजाना टॉवर, क्या आप हिम्मत करते हैं? अर्जुन देव की आवाज शांत और उदासीन थी, न तो दास्ता और न ही रोकदार। उसने बलबीर घोष की ओर देखा, जो घोष कबीले के शहर में एक राजा की तरह था, और सीधे पूछा। अब जब बात इस पर आ गई है तो वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि निश्चित रूप से इस मामले में कुछ गड़बड़ है। साथ ही घोष कबीले को गलत नहीं होना चाहिए। अगर उसकी दोषी अंतरात्मा नहीं होती तो वह विशाल को नहीं मारता, न ही वह दुल्हन को चुप रखता। हालांकि यह घोष कबीले का मुख्यालय था। यहां कई एक्सपर्ट थे। अगर वह गलत भी होता तो इस अर्जुन देव के लिए दुल्हन को दूर लाना बहुत मुश्किल होता, लगभग असंभव। बलबीर घोष निराश महसूस कर रहे थे। वो गुस्से से चिल्लाया, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरे घोष कबीले का क्षेत्र है। हम यहां आपका स्वागत नहीं करते हैं। तुरंत हाथापाई करें। तुम में हिम्मत नहीं है? उस स्थिति में मैं आऊंगा और उससे व्यक्तिगत रूप से पूछूंगा। अर्जुन देव ने काली लकड़ी की पिटी को अपनी पीठ पर उठाया और अपने बाएं हाथ में लूनर शैडो कृपाण को पकड़ लिया। उसने सफेद वस्त्र पहने और धीरे से जमीन से धक्का दिया। अर्जुन देव के शरीर से एक गुंजायमान अजगर की गर्जना आई। वह ब्लू ड्रैगन की छवि पर खड़ा था और तेजी से सुहानी की ओर उड़ गया। बलबीर घोष चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतने साहसी होंगे। सबके सामने घोष कबीले के क्षेत्र में कदम रखने का साहस करेंगे। आप अपने आप को अधिक महत्व देते हैं। उसे ब्लॉक करो। उसे सुहानी के करीब न आने दे। बलबीर घोष ने गुस्से से चिल्लाया और उसने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा। शिव, शिव, शिव। तुरंत 36 मार्शल मोनार्क ने छलांग लगाई और अपनी मजबूत आभा को उजागर किया। जैसे जैसे उनकी सर्वोत्कृष्टता बढ़ती गई, स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे।
उन सभी ने अर्जुन देव पर हमला करते हुए एक शानदार रोशनी देते हुए अपनी सर्वश्रेष्ठ चालों को अंजाम दिया। भले ही 36 मार्शल सम्राटों के बीच कोई सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क नहीं थे, फिर भी उनकी आभा बहुत भयानक थी। सर्वोत्कृष्टता इकट्ठी हुई और अंतरिक्ष में पिचकाले आंसू फाड़ दिए। बाहर के सभी लोग एक गहरी सांस में चूसते थे। घोष कबीला बहुत निर्दयी था। उन्होंने तुरंत 36 मार्शल सम्राटों को जुटाया। ऐसा लग रहा था कि वे अर्जुन देव को दबाना चाहते हैं। पहले मार्शल अंकल, कृपया एक कदम उठाएं और उन्हें रोकें। अर्जुन देव मर जाएगा। प्रभातिका ने अपने बगल में हाउटियन संप्रदाय के बुजुर्ग से कहा। वह बूढ़ा बुदबुदाया, अगर मैं एक कदम उठाता हूं तो यह बेकार होगा। आपको कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। कोई भी मार्शल सम्राट 36 मार्शल सम्राटों के हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। प्रभातिका ने उत्सुकता से कहा, खैर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम सिर्फ अर्जुन देव को मरते हुए देखने जा रहे हैं? वह मेरे हाउटियन संप्रदाय में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही ओल्ड फैंग को एक संदेश भेज दिया है। जब तक एक मार्शल ऋषि कोई कदम नहीं उठाता, तब तक वह घोष कबीले के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। बूढ़े ने उदासीनता से कहा, अभी के लिए चलो इसे कान से खेलते हैं। यदि अर्जुन देव इस तरह मर जाते हैं तो वो हाउटियन संप्रदाय के पालन पोषण के लायक नहीं होंगे। जैसे ही बूढ़ा बोला, हवा में स्थिति बदल गई। अर्जुन देव के सामने एक ताइजी यिन्यांग ज्वाला आरेख दिखाई दिया। यिन्यांग 4 डिवीजन और 8 ट्रिग्राम सतह पर दिखाई दिए। ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम जल उठा और सभी हमले और भी तेज गति से परिलक्षित हुए। पू पू हवा की लहरें उठीं और प्रकाश सभी दिशाओं में बह गया। अंतरिक्ष में धुंधले निशान अपवर्तित हो गए और दयनीय चीखें उत्तराधिकार में गूंज उठीं। जब प्रकाश बिखर गया और सदमे की लहरें शांत हो गई, तो सफेद कपड़े पहने और अपनी पीठ पर लकड़ी का बक्सा लिए अर्जुन देव को कोई नुकसान नहीं हुआ। 36 मार्शल मोनार्क जो हवा में उड़ गए थे, वे सभी अपनी ही हत्या की चालों से घबरा गए थे। वे सभी अपनी ही हत्यारी चालों से घबरा गए, नीचे गिरते ही दर्द से कराह रहे थे। इस तरह के दृश्य ने सभी को चौंका दिया। केवल एक सांस में बढ़ती आभा वाले 36 मार्शल सम्राटों को ऐसी दयनीय स्थिति में पीटा गया। उस हाउटियन संप्रदाय के बुजुर्ग ने स्तब्ध होकर कहा, यह कैसे हो सकता है? उन्होंने वास्तव में 36 मार्शल सम्राटों के हमलों को अवरुद्ध कर दिया। बलबीर घोष ने घबराए और हताश होकर कहा, कूड़ेदान का गुच्छा, उठो और उसे मार डालो। शिव। जब जमीन पर मौजूद 36 मार्शल सम्राटों ने बलबीर घोष की गुस्से वाली चीख सुनी, तो उनके पास अपनी अराजक आभा को समायोजित करने का समय नहीं था। वे उठे और अर्जुन देव पर फिर से हमला कर दिया। ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम पर इतना बड़ा हमला हुआ था। अर्जुन देव ने अपनी मानसिक ऊर्जा को बहुत अधिक समाप्त कर दिया था और वह इसका उपयोग जारी नहीं रख सकता था। अर्जुन देव ने अपनी आस्तीन को झटका दिया और ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम पर यिन और यांग की लपटों के 2 गुच्छे प्रकाश की 2 किरणों में बदल गए और उनकी आंखों में लौट आए। यह सब करने के बाद मोर्चे पर 3 मार्शल सम्राटों ने फिर से हमला किया। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रखा और मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ये लोग बहुत घमंडी होते हैं। वे गंभीर रूप से घायल होते हैं, फिर भी वे अपनी ऊर्जा को ठीक से समायोजित नहीं करते हैं। इसके बजाय वे हमला जारी रखने की हिम्मत करते हैं। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि वे मुझे 2 या 3 चालों में नीचे ले जा सकते हैं? बादल सभी दिशाओं में चलते हैं। हवा और बिजली इकट्ठा हो जाती है। जैसे ही हवाएं चली और बादल मचल गए, गड़गड़ाहट शुरू हो गई। अर्जुन देव ने कृपाण खींची और अपनी कृपाण पर अपनी घनी सर्वोत्कृष्टता को इकट्ठा किया। उन्होंने लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक के शुरुआती रुख को अंजाम दिया। क्या है? क्या है? 3 मार्शल सम्राटों की संयुक्त गति तुरंत नष्ट हो गई थी। राज्यों, आभा और कृपाण के इरादों का टकराव एक भी हमले का सामना नहीं कर सका।
उन सभी ने एक कौर खून की उल्टी की और वापस गिर गए। उनके शरीर में चोटें पहली बार में पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई थी। अब जब वे और भी अधिक घायल हो गए थे तो वे उठ नहीं सके और अस्थायी रूप से अपनी युद्ध क्षमता खो दी। 3 मार्शल सम्राटों द्वारा देरी के समय का लाभ उठाते हुए शेष 30 मार्शल सम्राटों ने एक नया घेरा बनाया और हमलों की एक अंतहीन बौछार शुरू की। दहाड़ दहाड़। अर्जुन देव के शरीर में अजगर की गर्जना अंतहीन रूप से गूंज रही थी। वो ब्लू ड्रैगन की छवि पर खड़ा था और भीड़ के बीच से चमक रहा था। गति में अपने लाभ का उपयोग करते हुए उन्होंने इन लोगों के संयुक्त हमलों को चकमा दिया। बैंड बैंड बैंड। ज्योतिष देव की गति से पहले घोष कबीले का संख्या में लाभ कुछ भी नहीं था। घेरा खुले स्थानों से भरा था। प्रकाश चारों ओर नृत्य कर रहा था और बढ़ती सदमे की लहरें उस जगह से बह गई। कभी कभी अर्जुन देव अपनी कृपाण से किसी को वापस खटखटाते थे। ये अज्ञात था कि वे मर चुके थे या जीवित थे। मार्शल सम्राटों के बीच लड़ाई की सदमे की लहरें बेहद भयावह थी। कृपाण क्यूई, तलवार क्यूई और मुट्ठी की हवाओं ने तुरंत शांतिपूर्ण प्लाजा को छेद से भर दिया, जिससे जगह जर्जर हो गई। पूरे महान जिन राष्ट्र से सम्मानित अतिथि पहले ही एकत्र हो चुके थे और दूर से देख रहे थे। उन्हें गोलीबारी में फंसने का डर था। उनमें से ज्यादातर मार्शल मोनार्क भी नहीं थे। जब ट्रू ड्रैगन रैंकिंग के अन्य प्रतिभाओं ने यह दृश्य देखा तो वे सभी दंग रह गए। आधे साल से भी कम समय में हवा में सफेद वस्त्र पहने ब्लेड्समैन ने बिना किसी नुकसान के 36 मार्शल मोनार्क से लड़ाई लड़ी। इसके बजाय जितना अधिक वो लड़ता गया वो उतना ही अधिक बहादुर होता गया। उनकी आभा फली खुली। जैसे ही हवा और गड़गड़ाहट हुई, अर्जुन देव ने इन घोष कबीले के मार्शल सम्राटों को हराने के लिए लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन कृपाण तकनीक का इस्तेमाल किया, जो सामान्य रूप से असहनीय रूप से अहंकारी थे, जब तक कि वे केवल निष्क्रिय रूप से बचाव नहीं कर सकते थे। सिम्बा भाटी का दाहिना हाथ, जिसने उसकी कृपाण पकड़ी थी, मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा काम गया। एक ब्लेड्समैन के रूप में वो किसी और की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अर्जुन देव की वर्तमान ताकत कितनी भयानक थी। संघर्ष शक्ति, संघर्ष शक्ति, संघर्ष शक्ति। अर्जुन देव को बहुत खुशी हुई। सफेद कपड़े पहने हुए वो ब्लू ड्रैगन की छवि पर खड़ा था और ऊपर और नीचे उड़ता था। कृपाण के चारों ओर बिजली उछल गई और अंतहीन रूप से टिमटिमाती रही। लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक को उसके दिल की सामग्री के लिए निष्पादित किया गया था। कई आकृतियां बाहर निकली और दर्द से चिल्लाते हुए बलबीर घोष के पैरों पर गिर गई। ये सब देखते ही बलबीर घोष का रंग गोरा हो गया। कितने साल हो गए थे जब उनके घोष कबीले को इतना बड़ा झटका लगा था। इसके अलावा घोष कबीले के किले में भी ऐसा हुआ। सांसारिक बिजली चौप। हवा और गड़गड़ाहट की ताकत आखिरकार अपने चरम पर पहुंच गई। अर्जुन देव स्वर्गीय दांव में बदल गए और असीम काले बादलों में पहला बिजली क्लेश भेजा। बूम। द्वेषपूर्ण बिजली बिजली की रोशनी में बदल गई और बाहर निकल गई। हवा में 7 या 8 मार्शल सम्राटों को तुरंत उड़ा दिया गया। स्वर्गीय बिजली क्लेश। एक और भी अधिक भयानक बिजली क्लेश उतरा। प्रकाश बिखरने के बाद 10 से भी कम मार्शल सम्राट अभी भी हवा में खड़े थे। दिव्य बिजली क्लेश। आसमान का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे 3 किलोमीटर ऊंचे आसमान में गड़गड़ाहट हो रही हो। एक देवता का क्रोध और विशाल स्वर्गीय शक्ति फैल गई। भागो। शेष मार्शल सम्राट इतने भयभीत थे कि वे पीले पड़ गए। उन्होंने लड़ने की अपनी इच्छा पूरी तरह से खो दी। जब उन्हें लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक की अंतिम हड़ताल का सामना करना पड़ा तो वे सभी दिशाओं में भाग गए। शिव। बिजली की रोशनी 7 में विभाजित हो गई, जो नुकीले और पंजे वाले 7 बार ड्रैगन की तरह लग रही थी। उन्होंने तुरंत भागने वाले 7 मार्शल सम्राटों को पकड़ लिया और 7 तेज आवाजें सुनाई दी।
भागने वाले 7 मार्शल सम्राट और भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी त्वचा काली हो गई थी। कृपाण क्यूई ने उनके शरीर पर आक्रमण किया और उनके आंतरिक अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये एक दुखद दृश्य था। जब सारी रोशनी गायब हो गई तो दुनिया ने अपनी शांति हासिल कर ली। केवल अर्जुन देव ही हवा में रह गए। पूरा प्लाजा खामोश हो गया। अर्जुन देव ने सिर्फ एक लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन सेबर तकनीक के साथ 36 पीक अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क का सामना किया। ये मार्शल सम्राट बिल्कुल भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके। वे एक निष्क्रिय स्थिति में थे, यहां तक कि एक अच्छा पलटवार शुरू करने में भी असमर्थ थे। यदि आकाश में स्थानिक आंसू नहीं थे जो अभी तक ठीक नहीं हुए थे, तो ये मार्शल सम्राटों के बीच लड़ाई का परिणाम होता। किसी को विश्वास नहीं था कि अर्जुन देव ने वास्तव में 36 हीन श्रेणी के मार्शल सम्राटों को हराया था। मार्शल मोनार्क मार्शल काश्तकारों के बीच सम्राट थे, यहां तक कि एक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट को तियानवु महाद्वीप में कहीं भी एक शिखर विशेषज्ञ माना जाएगा। हालांकि अर्जुन देव ने उन्हें ऐसे हराया था जैसे वो सब्जियां काट रहे हों। अफवाहें वास्तव में सच है। एक किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन प्रतिभा एक ही साधना क्षेत्र में बेजोड़ है। उनके लिए उच्च खेती करने वालों को चुनौती देना उतना ही आसान है जितना कि खाना पीना। उन्होंने कहा, अर्जुन देव इन लोगों को परखने के लिए आम लोगों के मानकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये महत्वहीन स्काई डोम क्षेत्र इस सच्चे ड्रैगन को छिपाने में सक्षम नहीं होगा। नीचे दिए गए लोगों ने अर्जुन देव को देखते हुए चर्चा की। उनकी निगाहें आश्चर्य से भर गई। भाग्य, किंग ग्रेड ट्रू ड्रैगन सभी प्रकार की महिमा के पक्षधर है। भले ही कोई इच्छुक हो या नहीं, वर्तमान अर्जुन देव पहले ही स्काई डोम दायरे में उग चुके थे। उन्होंने उसी पीढ़ी के लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया था।